Hello everyone. Today we are coming back with our fifth lecture of thermodynamics. Okay, this is our thermodynamics and lecture 5. Okay, so here we are starting. So last lecture we have discussed the what is ideal heat engine. Okay, Carnot's ideal heat engine. Okay, so that Carnot's ideal heat engine is working on the principle of Carnot cycle. So here we are discussing about what is a Carnot cycle. Okay, सो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है वो, लेकिन एक्चुअल उसका वर्किंग किस चीज़ पे हो रहा है, कार्नोट साइकिल पे. तो कार्नोट साइकिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ओके ना, तो वो अभी ये लेक्चर में देखेंगे हम लोग. सो व्हाट इज़ कार्नोट साइकिल इज डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर हमने देखा कि आइडियल हीट इंजन कैसे फॉर्म होता है. आइडियल हीट इंजन के लिए क्या क्या पार्ट्स थे, उसमें हमने देखा था कि आइडियल हीट इंजन को एक सिलेंडर रहेगा उसमें. ओके ना, सिलेंडर, उसके अंदर फिर ये जो सिलेंडर रहेगा वो नॉन कंडक्टिंग रहेगा, इसका बॉटम खाली कंडक्टिंग रहेगा. ओके, फिर इसके नीचे आएगा सिंक, सोर्स या फिर स्टैंड, तीनों में से कोई भी आ सकता है. ओके ना, और फिर यहाँ पे हियर इज अ वन पिस्टन इज देयर. Okay na, this is also non-conducting piston. Okay, that is frictionless and movable piston. Okay, is there. Okay, and inside the gas is there, ideal gas. Here we considering ideal gas. Okay ना, तो इस तरह से वो हमारा आइडियल हीट इंजन था लास्ट टाइम. ओके, सो अभी देखना है कार्नोट साइकिल कैसे फॉर्म होता है. तो कार्नोट साइकिल के लिए पहले हम लोग इनिशियली आवर सिलेंडर, दैट इज इनिशियली आवर इंजन, हीट इंजन इज ऑन दी एट द टेम्परेचर T1, मतलब वो सोर्स पे है, एट द सोर्स विद द टेम्परेचर T1. ओके, इनिशियली स्टार्टिंग में वो T1 में, और जैसे ही हम लोग दूसरे पे करेंगे, मतलब सिंक पे डालेंगे या फिर स्टैंड पे, हम लोग उसको मूव करेंगे. सो वी आर नॉट रिक्वायर एनी ये वर्क टू रिप्लेस इट फ्रॉम दी वन टेम्परेचर टू अदर टेम्परेचर. ऐसा रिप्लेस करने के लिए हमें उसको किसी भी तरह का वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा हमने अज्यूम किया है. ओके ना, हियर वी आर अज्यूमिंग. ओके, सो कार्नोट साइकिल इज फाउंड बाई दी four processes. They are known as the quasi-static processes. Okay, quasi-static processes. तो ये quasi-static processes में कौन से प्रोसेस आएंगे? टू आइसोथर्मल, ओके, एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस. ओके, सो कार्नोट साइकिल में क्या क्या होने वाला है, इसको बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मीन्स फोर रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर देयर. ओके, सो उसमें आएगा टू आइसोथर्मल्स और टू एडियाबैटिक. उसके बाद ही वो कंटिन्यूस वर्क परफॉर्म करेगा. कार्नोट साइकिल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज कंटिन्यूस, वी वांट अ कंटिन्यूस वर्क. ओके ना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क वी वांट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कार्नोट साइकिल. ओके, सो कार्नोट साइकिल का भी डायग्राम बना देते हैं, मतलब ग्राफ है. ओके, so first of all write PV diagram. Okay, so here we drawing one axis, second axis. Okay, so on the x axis we are writing V, that is a volume, and on the y axis we are writing P, that is a pressure. Okay, now we have to write these four processes, that is two isothermal and two adiabatic. Okay, so if we are writing linear graph, that is here. Okay, so this is forms the isobaric, and if vertical line is there then it forms the isochoric. Okay, but here we require isothermal और adiabatic. Okay, तो हमने लास्ट लेक्चर देखा है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा टेढ़ा लाइन बनाते सीधा यहाँ से यहाँ, तो वो कैसे बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो बनेगा आइसोबैरिक. और अगर सीधा लाइन बनाते यहाँ से यहाँ, तो बनेगा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हो गया आइसोकोरिक. लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है हमको, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक. ओके, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक क्या था, ये कोई लाइंस नहीं थी, ये अगर ग्राफ में दिखाना है तो हमें कर्व्स दिखाने पड़ेंगे ऐसे. ओके ना, तो यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके ना, तो पहला एक यहाँ से कर्व यहाँ तक आएगा, ठीक है. देन सेकेंड कर्व इज लाइक दिस, हियर. ओके, एंड देन अगेन नेक्स्ट वन, इट इज हियर इज वन मोर कर्व इज देयर. ओके, तो अभी ये देखो, इसमें ये कर्व ये कुछ सिमिलर है. ओके,
ये ऐसे से जा रहे हैं। अभी इसका डायरेक्शन बता देते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स कंसिडर कर देते हैं। ये ए का पॉइंट है, बी है, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ओके, सो दिस इज नोन एज दी कार्नोट साइकिल। ओके ना, ये पीवी डायग्राम में हम लोग शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक प्रोसेस होगी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। दिस इज सेकेंड प्रोसेस, दिस इज थर्ड प्रोसेस एंड दिस इज फोर्थ प्रोसेस। तो अभी ग्राफ में 2 एडियाबैटिक है और 2 आइसोथर्मल है। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर ये 2 कंसिडर कर ले हम लोग, तो इसमें आइसोथर्मल का लाइन कौन सा है और एडियाबैटिक का लाइन कौन सा है? देखो, तो हमने डिफरेंस में बताया था, जिसका स्लोप ज़्यादा है वो होगा एडियाबैटिक। ओके, द लाइन विच हैविंग द मोर स्लोप दैट इज ऑफ द एडियाबैटिक। सो यहाँ पे कौन सा होगा? ये एडियाबैटिक का होगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडियाबैटिक। ओके, सो इट इज़ ऑफ द एडियाबैटिक। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल। ओके, सो दिस द आइसोथर्मल एंड दिस प्रोसेस इट इज़ ऑल्सो ऑफ द आइसोथर्मल। यहाँ पे स्लोप बहुत कम है तो ये भी होगा आइसोथर्मल एंड दिस कर्व रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक। ओके, सो इट इज़ द एडियाबैटिक। ओके, सो प्रोसेस ए टू बी इज़ द आइसोथर्मल, प्रोसेस बी टू यहाँ पे सी लिखता हूँ, ठीक है ना, बी टू सी एंड यहाँ पे डी। ओके ना, बी टू सी इज द एडियाबैटिक एंड सी टू डी इज द आइसोथर्मल एंड डी टू ए इज अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो 1 बाय 1 हमें ये चारों प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यही हमारा कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ दी 4 प्रोसेसेस, 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस। सो फर्स्ट प्रोसेस वी आर कंसिडरिंग इन द फॉर्म ए टू बी। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस में और एक चीज़ है, देखो यहाँ पे आइसोथर्मल तो हमने बताया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रेशर, यहाँ पे एक प्रेशर था और यहाँ पे क्या प्रेशर कम होते गया, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे ये हम लोग पिस्टन्स अगर कंसिडर करते हैं, ये अगर इंजन का सिस्टम है तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है तो मतलब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है मतलब एक्सपांड हो रहा है। ओके ना, दिस इज गोइंग टू एक्सपांड। ओके, दिस गोइंग अपवर्ड, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज मीन्स इट इज एक्सपांडेड। ओके, सो एक्सपांडेड मीन्स there is a expansion is there. So first process name is the isothermal expansion. Isothermal expansion. Okay, first process name is the isothermal expansion. It is from the point A to B. So अभी A to B में isothermal expansion हो रहा है. Okay, A to B आइसोथर्मल एक्सपांशन है। आइसोथर्मल मीन्स व्हाट? टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग। ओके, सो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या होगा? वो प्रेशर यहाँ पे P1 कंसिडर कर लेते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे V1 कंसिडर कर लेते हैं एंड इनिशियली इट इज़ एट द टेम्परेचर T1 हमने बोला था, और फिर देन इट इज़ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इधर भी आएगा। ओके, तो पहले यहाँ पे इनिशियली ऐसा था P1 V1 T1। ओके, then next pressure and volume is going to change. Okay, at this point. Okay, pressure P2, volume V2 and temperature is constant because it is the isothermal process na, so temperature is constant. So we are writing here P2 V2 and T2. Okay, so now we have to supply now here we supplied the heat, that is Q1. So here heat is considered as a Q1 amount of heat is supplied. Okay, and work is done here in this process. Okay, now only in this process is the W1. So we have to find that work, that is a first is right Q1 is equal to, so there is no any change in the state. If there is no any change in the state, then our internal energy becomes 0. Okay, तो हमने लास्ट लेक्चर देखा था, अगर किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा इसके अंदर, स्टेट किसी भी तरह से चेंज नहीं होगी तो हमारा डी क्या होता है? 0 हो जाता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखे जाए तो फर्स्ट लॉ में क्या था? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। तो डी यू अगर 0 हो जाता है तो क्या बचेगा? खाली दैट इज हीट सप्लाइड इज इक्वल टू तो वर्क। ओके ना, इट इज इक्वल टू वर्क। सो अभी इसको हमें लिखना है W1, जो W1 का फॉर्मूला है, तो क्या होगा? P इंटू डी वी। तो यहाँ पे P अपना क्या है? प्रेशर P एंड डी वी। तो P यहाँ पे लिखेंगे। अब V क्या लिए? हमारे पास वॉल्यूम्स 2 है, V1 टू V2। सो यहाँ पे V1 और V2 हमारे लिमिट्स बन जाएंगे। ओके,
अब P को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो गैस यूज की है वो आइडियल गैस है, ओके। तो आइडियल गैस का एक फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू RT, ओके ना। आइडियल गैस का फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा, PV इज इक्वल टू NRT। तो NRT मतलब नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे अगर 1 कंसिडर करेंगे तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो अगर PV इज इक्वल टू RT है तो अगर PV इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ, PV इज इक्वल टू RT। अगर PV RT है तो P की जगह पे क्या आएगा, RT अपॉन V, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RT अपॉन V। तो R और T दोनों को मैं बाहर निकाल दूँगा बिकॉज कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू dV है ना, इंटीग्रेशन में हम लोग इसे बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट हो गया। फिर डिवाइड बाय V है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V। तो अभी ये क्या आ गया, V1 अपॉन V2, ओके। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या होने का, 1 अपॉन V, इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टू द नेचुरल बेस, ओके ना, लॉग ऑफ V इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगर ये लिखते हैं, लिमिट्स देते हैं इसको, V2 अपॉन V1, तो होगा लॉग ऑफ V2 माइनस V1, ओके। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिखता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RT। तो यहाँ पे T देखो क्या है, T हमारा क्या है, कांस्टेंट था। T यहाँ पे जो T है, T1 है, यहाँ पे भी T1 ही लिखो, ठीक है ना। T2 नहीं होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे T है, हम लोग T1 लिख सकते हैं, 1 लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, ओके। सो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। और लॉग टू द बेस E लिखो, ठीक है ना, बेस E मतलब नेचुरल बेस, ओके। लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, तो ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया W1, ओके। इससे आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी हमें एक सेकेंड प्रोसेस और एक देखनी है, ओके। तो सेकेंड प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल हो गया, A टू B पे हो गया यहाँ पे। तो पहले में हमें कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, P1 V1 T1, ओके, फर्स्ट वाले में हो गया। फिर सेकेंड वाले में क्या था, P2 V2 T1, ओके। अभी क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अभी क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, सेकेंड लिख दो, एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी क्या देखो आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे। अभी ये सेकेंड प्रोसेस में भी एक्सपांशन ही हो रहा है, ओके, बट विद रिस्पेक्ट टू एडियाबेटिक, ओके। पहले में क्या था, सोर्स पे था वो, फिर सोर्स से उसे यहाँ पे बढ़ाते सोर्स पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर था उसका, ओके, T1 टेम्परेचर था। वैसे 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 जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ते गया वो इधर आ गया, ओके। अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अभी उसको सोर्स से हटा के हमने स्टैंड पे कर दिया। स्टैंड क्या था, स्टैंड में एडियाबेटिक है, पूरा आइसोलेटेड है, तो उससे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब हीट वो रिजेक्ट भी नहीं करेगा और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, ओके ना। तो ये इसमें क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, और फिर भी उसका एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांड होते जाएगा। तो वो टाइम पे जो एक्सपांशन होगा उससे बोलेंगे हम लोग एडियाबेटिक एक्सपांशन, ओके ना। तो उस टाइम पे जो एक्सपांशन होगा उसे हम बोलेंगे एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो यहाँ पे हमारे प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक एक्सपांशन, ओके ना। मतलब एडियाबेटिक कंडीशन में वो एक्सपांड हो रहा है, इसलिए उसको एडियाबेटिक एक्सपांशन बोलेंगे। तो ये एडियाबेटिक एक्सपांशन में मेन क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज होने के चांसेस है, ओके। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओके। ये आइसोथर्मल था इसलिए कांस्टेंट था, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये जो नया जो टेम्परेचर बनेगा वो रहेगा P2 V2 T2, ओके ना। तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, ओके। P2 V2 और T2 हो जाएगा। तो अभी ये आ गया। तो टेम्परेचर कब तक डिक्रीज होगा, जब तक वो इट डज नॉट अटेन T2 टेम्परेचर, ओके। T2 तक जब तक नहीं होगा तब तक वो एडियाबेटिक की एक्सपांशन होते जाएगा, ओके। यहाँ पे आने के बाद प्रोसेस रुक जाएगा एडियाबेटिक एक्सपांशन का, जब ये T2 अचीव कर लेगा तभी, ओके। T2 अमाउंट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे अचीव कर लेगा तभी, ओके। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, B to C गया ना। अभी प्रोसेस क्या था, B to C, ओके। तो ये B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, P2 V2 T1, और अभी ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं, एडियाबेटिक एक्सपांशन ही हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर कुछ अमाउंट तक कम होते जाएगा, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर आएगा, ओके ना। सो P3 V3, तो यहाँ पे देखो हमारे जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो गया, P3 V3 और T3 T2, ओके ना, T2 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। नाउ वी हैव टू कंसिडर एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके ना। तो यहाँ पे हमें जो हीट रहेगी वो तो उतनी ही है, बट हमें अभी वर्क परफॉर्म करना है यहाँ पे, ओके ना। तो वर्क यहाँ पे क्या रहेगा, W2 अमाउंट ऑफ वर्क इज परफॉर्मिंग हियर, ओके। तो वर्क में क्या रहेगा,
एडियाबैटिक एक्सपांशन है यहाँ पे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, पहला पी डी वी लिख दो, ठीक है ना, पी इंटू डी वी, ओके, और वॉल्यूम इज फ्रॉम V2 टू V3। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग के लिख देते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है के, ओके, पी वी पावर गैमा। दो तरह के फॉर्मूले लेते हैं, एक फॉर्मूला है पी वी पावर गैमा, नेक्स्ट और फॉर्मूला एक आता है टी वी पावर गैमा -1 इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला खाली यूज़ कर रहे हैं, पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू के। तो इसके हिसाब से अगर हमें यहाँ पे पी लिखना है, पी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है वी पावर गैमा को, इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, ओके, मीन्स क्या बनेगा, के अपॉन वी पावर गैमा, ओके, यहाँ पे बनेगा, मतलब पी इक्वल टू के अपॉन वी पावर गैमा, ऐसी ये टर्म बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं W2 इज इक्वल टू के अपॉन, तो के कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं, ठीक है ना, खाली हमें अभी लिखना क्या है, डी वी अपॉन वी पावर गैमा, ओके, यहाँ पे मैं गैमा यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, गैमा, फिर यहाँ पे कितना है V2 टू V3, हमारा प्रोसेस गया है V2 टू V3, ओके। तो अभी इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो वी पावर गैमा अगर ऊपर लेते हैं तो क्या होगा, वी पावर माइनस गैमा, तो यहाँ पे मैं एक्सपांड करके लिखता हूँ क्योंकि हम लोग आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए के, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो वी पावर माइनस गैमा, ओके, इंटू डी वी, हम लोग ऐसा लिखेंगे, फिर V2 अपॉन V3, ओके। अभी नेक्स्ट पेज पे इस पे ले लेता हूँ, ठीक है ना, ओके। नाउ और नेक्स्ट स्टेप इज द इक्वल टू के इंटू, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, वी पावर माइनस गैमा +1 करना पड़ेगा इसमें, सो वी पावर माइनस गैमा +1 डिवाइड बाय, यही टर्म हमें नीचे वापस लिखेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा 1 माइनस गैमा, इसे हम इसलिए लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ पे फिर लिमिट दे देते, V2 टू V3 लिमिट, ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज के वी पावर, देखो 1 माइनस गैमा ये है ना, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि V3 माइनस V3 अपॉन 1 माइनस गैमा माइनस V2 अपॉन 1 माइनस गैमा, ओके, ये हो सकता है, एंड डिवाइड बाय में 1 माइनस गैमा, ये कांस्टेंट टर्म है, ओके ना, सो 1 माइनस गैमा यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं के माइनस, यहाँ पे हम लोग बाहर लिख सकते हैं के V2 माइनस V3, तो अभी इस के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के V3 ऊपर लिखेंगे, माइनस गैमा है तो इसे हम लोग नीचे वापस ऐसे लिख सकते हैं V3 अपॉन गैमा, ओके, माइनस, फिर ये के को अंदर लेके जाएंगे, के इधर भी वही चीज़ करेंगे, V2 अपॉन गैमा, ओके, ये पूरा हो गया, एंड डिवाइड, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस गैमा डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्या बनेगा, के, अभी देखो के अपॉन V3 अपॉन गैमा, हमारा जो फॉर्मूला था पी वी इज इक्वल टू पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू के, ओके, तो हम लोग इसे के अपॉन V3 अपॉन गैमा इज इक्वल टू P3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, दिस इज P3 V3 माइनस यहाँ पे P2 V2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, ओके, हियर इट इज़ क्लियर। सो अभी देखो आइडियल गैस का इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R3 इंटू T, तो R तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, R को डायरेक्ट लिख सकते हैं, R3 नहीं आता, तो PV इज इक्वल टू RT, तो R कांस्टेंट है, और T देखो क्या है, जो हमारे V का जो कांस्टेंट था V3 का जो हमारे यहाँ पे जो T था वो T2 था, ओके ना, T2 यहाँ पे, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते, ये डायग्राम हमने देखा था, देखो यहाँ पे जो आएगा P3 V3 के साथ हमने T2 रखा था, तो इसलिए यहाँ पे T2 लिखेंगे, और P2 V2 के साथ जो टेम्परेचर था वो T1 था, ओके, तो इसलिए सेकंड में T1 लिखेंगे, ओके, लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे देखो R आएगा
देन T2 V3 के साथ जो था PV इज इक्वल टू RT लिखना है, तो RT2 माइनस, अब V2 के साथ क्या था, T1 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RT1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। अब R इसमें से कॉन्स्टेंट आ सकता है, ओके, सो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे R, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2, मतलब माइनस हमने इसमें कॉमन लिख लिया और नीचे के टर्म में से भी माइनस निकाल लिया कॉमन, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गैमा -1, तो ये हम लोग का हो गया W2, ओके। इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं इक्वेशन 2, तो हो गया। तो अभी ये हमारा हो गया एडियाबैटिक। सेम इक्वेशन हमें, सेम फॉर्म का एक इक्वेशन हमें मिलने वाला है फोर्थ प्रोसेस में भी, जो हमारा था आइसोथर्मल, ओके ना। फोर्थ जो एडियाबैटिक और एक था उसमें भी हमें यही चीज़ वापस मिलने वाली है, बस कुछ साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे, ओके। सो नाउ यहाँ पे देखो हमने क्या किया, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, ओके ना, एक तरह का कॉम्प्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P4 और फिर यहाँ पे वॉल्यूम बन गया यहाँ V4 और टेम्परेचर वही रहा, मतलब यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, ओके। मतलब T2 टेम्परेचर मतलब यहाँ पे हमने एक्चुअल में प्रोसेस क्या की है, तो T2 यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब हमने क्या किया, जो हमारा स्टैंड पे था, ओके, स्टैंड पे T2 टेम्परेचर तक पहुँच गया, ओके, स्टैंड पे रखने के बाद जैसे T2 पे पहुँचा, हम लोगों ने क्या किया, इसको डायरेक्ट सिंक पे रख दिया। सिंक था हमारा, सिंक पे टेम्परेचर कम था, जो था T2 टेम्परेचर, ओके, तो हमने उस पर रख दिया, तो क्या हो गया, देखो सेम टेम्परेचर है तो फिर चेंज कुछ नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ओके। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा, दोनों का भी टेम्परेचर सेम है, मतलब हमारे जो इंजन है उसका टेम्परेचर और हमारे सिंक का टेम्परेचर दोनों सेम है, तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ओके। तो यहाँ से ऐसे ऐसे कॉम्प्रेशन होने का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, ओके। सो वी आर राइटिंग isothermal compression. Our third process is the isothermal compression. Isothermal compression. तो अभी देखो क्या है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, जैसे हमने आइसोथर्मल एक्सपांशन देखा था वैसे आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन भी रहेगा। तो यहाँ पे जो हीट रहेगा, या अभी आइसोथर्मल एक्सपांशन में था Q1 अमाउंट ऑफ हीट, ओके ना, जो हमने सप्लाई किया था। अब यहाँ पे जो हीट रहेगा वो सिंक का हीट है, ओके। सिंक का हीट कितना रहेगा, Q2, और जो वर्क रहेगा वो रहेगा W2, और इसको हम लिखेंगे सेम फॉर्म PdV, और अभी वॉल्यूम चेंज हो रहा है V3 to V4, ओके। सो वी कैन राइट इट एज P इज इक्वल टू, अगेन वी कैन राइट सेम इक्वेशन लाइक दिस R, और यहाँ पे T टेम्परेचर अभी चेंज है, T2 होगा, ओके ना, T2, देन अगेन RTT T अपॉन V, दैट मीन्स dV अपॉन V, V3 to V4, okay. So this can be written as RT2, okay. So ये 1 अपॉन V, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ V, okay. तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं log टू द बेस E ऑफ V4 अपॉन V3, okay. So this can be written as, okay. So this is our W3, okay, third process, so it is W3, okay. Q2 is heat, okay, heat of the sink, okay, and the work is here is W3, okay. तो यहाँ पे हो गया। अब फोर्थ है, फोर्थ क्या है हमारा प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस देखते हैं एक बार, ओके। सो इट इज़ द फोर्थ प्रोसेस, दैट इज D2E, D2A, दिस इज द फोर्थ प्रोसेस P4 V4 T2। नाउ द प्रोसेस इज कम टू दिस पॉइंट, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट चेंज द सिंक इंटू अगेन स्टैंड, वापस हम लोग स्टैंड पे रख देंगे। स्टैंड पे क्या होने वाला है, किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, ओके। इट इज़ कंप्लीट एडियाबैटिक प्रोसेस इज देयर, ओके। देयर इज नो एब्जॉर्प्शन एंड नो रिजेक्शन ऑफ द हीट, ओके। तो कंप्लीट एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो क्या होने वाला है, अभी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये टेम्परेचर है ये थोड़ा सा चेंज होते जाएगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का देखो क्या होने वाला है, वॉल्यूम यहाँ पे होगा और सडनली वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पे देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी कॉम्प्रेस होते जा रहा है, ओके ना। वॉल्यूम कम होते जा रहा है लेकिन प्रेशर कुछ ज़्यादा सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सडनली यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे T2 से लेकर डायरेक्ट T1 तक, यहाँ से प्रोसेस मतलब हम लोग इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, ओके। इसके बाद मतलब D2A करेंगे तो इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, मतलब एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको कार्नोट साइकिल बोलेंगे। और ये पूरा वापस पहली जगह पे आ गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस आ गया, इसलिए इसको एक साइकिल बोलते हैं। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया।
ओके, तो ये इसी को हम लोग कार्नोट साइकिल बोलते हैं। तो ये प्रोसेस को एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, और अभी देखो ये जो प्रोसेस हमने किया था ये भी एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है, दोनों इक्वली है। ओके, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब T1 से लेकर T2 तक जा रहा है, और ये T2 से लेकर T1 तक जा रहा है। अगर दोनों सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का भी जो वैल्यू आएगा, वर्क जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो भी मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, बस डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे, तो वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर वर्क वी आर गेटिंग हियर, पहले प्रोसेस का नाम लिख देते। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलेंगे एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको कॉम्प्रेशन बोलेंगे, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। और वॉल्यूम डिक्रीज होने के वजह प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ते जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स कौन से होते थे, D2A। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, P4 V4 T2, ओके, ये हमारा पॉइंट था। और यहाँ से जैसे ही होगा तो वापस हम लोग इनिशियल पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे P5 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग वापस उसको मेंशन करते P1 V1 एंड हमार टेम्परेचर, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा वापस हो गया, तो एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो वर्क मिलने वाला है एडियाबेटिक का वर्क है, मतलब ये जो वर्क है, यहाँ पे वर्क है वो सेम ही रहेगा, ओके। हम लोग इसको सिमिलरली डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, DPW4, ओके। तो ये सब प्रोसेस वापस करने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ओके। R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गैमा -1, ओके। सो गैमा एक्चुअल में क्या होता है, गैमा इज द रेशियो ऑफ दी टू स्पेसिफिक हीट। मतलब यहाँ पे गैमा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CP/CV, ओके। मतलब ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा वो गैमा का वैल्यू वो एडियाबेटिक प्रोसेस में रहता है, ओके। इसका हमने इतना यूज़ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना है हमें यहाँ पे, ओके। यहाँ खाली ये इतना याद रखो, ये फॉर्मूला क्या रहता है, ओके। तो ये दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो वैल्यू तो वही रहेगी सेम, ओके, बट यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ओके, W4। तो these processes are equal and opposite processes are there, ओके ना। दिस इज एडियाबेटिक एक्सपांशन एंड दिस इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो ये चार प्रोसेसेस मिलके होता है कार्नोट साइकिल कंप्लीट, ओके। तो हम यहाँ पे आपको पूरा कार्नोट साइकिल का आइडिया क्लियर हो गया होगा, ओके। यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट है, ओके। तो डेरिवेटिव पार्ट मीन्स हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, इफिशिएंस का फॉर्मूला इसमें से डिराइव करना है। ये सब 4 इक्वेशंस हमें यूज़ करने हैं, ओके ना। ये 1 2 हो गया, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, और ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा, ओके। ये 4 हमारे वर्क इक्वेशन यूज़ करके हमें आगे एक फॉर्मूला इसका डिराइव करना है, वो है इफिशिएंसी का फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे हमारा फिर कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू क्लियर ऑल दिस थिंग्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।